वो दरवाज़ा खोलकर तेज़ी से बाहर निकला और गैराज के दरवाजे पर ताला लगाकर चला गया। मैंने बाकी सारी रात इस परेशानी से गुजार दी कि अभी फौजी गाड़ियां दरदराती हुई वहां आएंगी और मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगी। इसी गुमगु और परेशानी के आलम में सुबह हो गई। खलील मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गया। मैंने इससे कोई बात नहीं की, वो जल्दी में आया था और नाश्ता देकर चला गया। अब सारा दिन मेरे सामने था। किसी वक्त मुझे लगता है कि मैं अभी गिरफ्तार कर ली जाऊंगी, किसी वक्त लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने मोहसिन को अपने पते लिखवा दिए थे। अब मेरी ज़िंदगी और मौत इसके हाथ में थी। कभी सोचती कि इसे अपने दिल का राज बताकर कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। फिर दिल कहता है कि नहीं पोशाली, तुमने जो कुछ किया है ठीक किया है, अल्लाह पर भरोसा रखो। दूसरी रात कैप्टन अपने वादे के मुताबिक आ गए। इसने कुरान पाक पर हाथ रखकर मुझसे अपनी वफादारी की कसम खाई। फिर इसने कहा, पोशाली बहन, अब मुझे अपने साथी का नाम और पता बता दो। मैं इससे मिलना चाहता हूँ क्योंकि तुम बाहर नहीं निकल सकती और मुझे एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मेरी बताई हुई स्कीम पर अमल कर सके। इसकी वजह यह है कि जिस माइक्रो फिल्म की तुम्हें तलाश है वो इस वक्त किले के तहखाने में नहीं है, बल्कि इसे एक ऐसी जगह मुकाम पर रखा गया है जहाँ कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। पोशाली अब भी मेरा नाम और पता अपने मोहसिन को बताते हुए हिचकिचा रही थी। मैं सुजाता से मिलने तकरीबन हर रोज़ इसके घर जाने लगा था, इस ख्याल से कि अगर कोई मेरा पीछा कर रहा है तो मुझे इसकी शक्ल नज़र आ जाए, मगर अभी तक मैं इसे शनाख्त नहीं कर सका था। दूसरी तरफ मुझे पोशाली की तरफ से भी बेहद तशवीश थी। जब से वो गायब हुई थी मुझे इसके बारे में किसी किस्म की कोई इत्तला नहीं मिली थी। अब मैं पाकिस्तान में अपने बॉस से वायरलेस पर बात करके मामले में भी बेहद मोहतात हो गया था, क्योंकि मुमकिन था कि मेरे ट्रांसमीटर रेडियो के सिग्नल चेक कर लिए जाए। मेरा दिल कह रहा था कि तिवाड़ी ने मेरी निगरानी का घेरा मेरे इर्द गिर्द तंग करना शुरू कर दिया है। चुनांचे मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करना चाहता था कि जो मुझे तिवाड़ी के बिछाए हुए जाल में फंसा दे। कुछ वक्त के लिए मैंने अपनी तमाम तर सरगर्मियों को मुअत्तल कर दिया था। मैंने पोशाली को भी कुछ वक्त के लिए अपने जहन से निकाल दिया था। इतना मैं ज़रूर जानता था कि पोशाली भारतीय फौजी इंटेलिजेंस वालों की कैद में है और इस पर बेपनाह तशद्दुद किया जा रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन था कि पोशाली मर जाएगी मगर मेरा नाम जुबान पर नहीं लाएगी। इस नाकाबिले शिकस्त अज़म का सबूत वो पहले भी कई बार दे चुकी थी। वक्त गुजरता चला गया। पोशाली को गिरफ्तार हुए कई रोज़ गुजर गए थे। मैंने इस दौरान एक बार भी हार्डिंग लाइब्रेरी का रुख न किया था, अगरचे मुझे बॉस की तरफ से हिदायत मिली थी कि माइक्रो फिल्म पार्लियामेंट हाउस लाइब्रेरी के तहखाने में मौजूद है और मैं जितनी जल्दी हो सके इसे वहाँ से निकाल कर पुराने किले वाले एजेंट के हवाले कर दूँ। मैंने इस मकसद के लिए सुजाता को पार्लियामेंट हाउस की लाइब्रेरी का मेंबर भी बना दिया था, लेकिन इसके बावजूद अपने अजीम तर मंसूबे के पेश नज़र मैंने कुछ वक्त के लिए खामोशी इख्तियार कर ली थी, क्योंकि मेरी छठी हिस्स मुझे बता रही थी कि मेरे इर्द गिर्द एक जाल फैला दिया गया है और मेरी ज़रा सी बेहतियाती मुझे इस जाल में फंसाकर सारे मंसूबे पर पानी फेर सकती है। एक शाम मैं सुजाता को लेकर नई दिल्ली के 12 खंबे वाले स्नैक बार में बैठा कॉफ़ी पीते हुए इससे बातें कर रहा था। रोशनी बड़ी धीमी थी, मेज़ों पर बहुत कम जोड़े नजर आ रहे थे। इतवार के दिन यहाँ ज़्यादा रौनक हुआ करती है। हमारी मेज़ जिस कोने में लगी थी वहाँ से रेस्टोरेंट का दरवाज़ा मुझे साफ नज़र आ रहा था। दरवाज़ा शीशे का था और इस पर गणेश महाराज की तस्वीर बनी हुई थी। दरवाज़ा खुला और एक स्मार्ट नौजवान भूरे रंग का 3 पीस सूट पहने अंदर दाखिल हुआ। इसने सर पर भूरे रंग की ही कैप पहन रखी थी। वो हमसे 2 मेज़ें छोड़कर दरवाजे के साथ वाली मेज़ पर बैठकर मेन्यू कार्ड देखने लगा। मैंने कोई ख्याल न किया और सुजाता की तरफ मुतवज्जा हो गया, जो कह रही थी 2 माह बाद नया साल शुरू हो जाएगा। माता जी ने मेरी शादी की सब तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। किशन डियर, अब तारीख आगे मत डालना वरना मेरे पिताजी किसी दूसरी जगह मेरी शादी के बारे में सोचने लगेंगे। फिर मैंने सुजाता के हाथ को आहिस्ता से थपथपाया। तुम ऐसी बातें दिल में क्यों लाती हो? शांत रहो, इस बार तारीख आगे नहीं होगी। तुम्हारे लिए कॉफ़ी और बनाऊँ? सुजाता ने एक अदा से कहा। मेरे लिए मज़ीद कॉफ़ी बनाने लगी। मैंने सिगार का कश लगाते हुए निगाहें उठाई तो मेरी नज़रें बेख्तियार इस स्मार्ट नौजवान से टकरा गई, जो अभी थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ था। वो भी मेरी तरफ देख रहा था। आंखें चार हुई तो इसने अपनी आंखें न हटाई और मुझे यूँ लगा जैसे वो हल्के से मुस्कुरा दिया। मैंने जल्दी से चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये कौन हो सकता है? ज़रूर ये वही कमबख्त है जिसे मेरी निगरानी के लिए मेरे पीछे लगाया गया है, तो मुझे इससे भी पीछा छुड़ाना पड़ेगा। मैंने दूसरी बार इसकी तरफ देखा कि इसका चेहरा जहन में उतार लूँ। इस वक्त वो मेरी तरफ नहीं देख रहा था। इसकी उम्र 30 बरस के करीब थी। रंग खिलता हुआ था, वो पढ़ा लिखा लगता था। मैं दिल में हंसा। मैंने स्कार एस्ट्री में मसला और बिला वजह ही हाथ मुंह धोने के लिए उठकर रेस्टोरेंट के बाथरूम में घुस गया। बाथरूम की चमकीली दीवार पर 3 आईने लगे थे जिसके आगे बेसन था। मैं नलका खोलकर हाथ धोने लगा। इसी वक्त बाथरूम का दरवाज़ा खुला। मैंने लाशऊरी तौर पर गर्दन घुमाकर देखा। वही स्मार्ट आदमी बाथरूम में दाखिल हो रहा था। मेरा दिल अपने आप से ज़ोर से धड़का। ये आदमी मेरे पीछे क्यों आया? CID वाले इस किस्म की हरकत कभी नहीं करते। मैंने अपने हवास को काबू में रखा और खामोशी से हाथ धोता रहा। वो आदमी मेरे साथ वाले बेसन के सामने आकर झुका और नलके की टूंटी खोलते हुए बोला, मुझे पोशाली ने तुम्हारे पास भेजा है। इसकी ज़ुबान से पोशाली का नाम सुनकर मेरा जिस्म एक बार तो जैसे सुन होकर रह गया। मेरे हाथ वहीं रुक गए। मुझ में इतनी हिम्मत भी नहीं रही थी कि मैं गर्दन घुमाकर इस आदमी की तरफ देखता।
जिसने एक ऐसी औरत का नाम लिया था जिसके नाम को सारी हिंदुस्तान में सिवाय मेरे और पोशाली के तीसरा कोई नहीं जानता। इस स्मार्ट शख्स ने मुझे मजीद कुछ सोचने का मौका न देते हुए धीमी और राजदाराना आवाज़ में जल्दी जल्दी कहना शुरू किया। पोशाली ने मुझे बताया था कि तुम्हारी निगरानी हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारे मकान पर नहीं आया, क्योंकि मैं भी अपने आप को खतरे में नहीं डालना चाहता। मेरी बात गौर से सुनो। मेरे बारे में ये मत समझना कि मैं तुम्हारे पीछे लगा हुआ CID का आदमी हूँ। ऐसी बात होती तो मैं तुम्हें पोशाली के पास ले जाने के बजाय इसी जगह गिरफ्तार करवा देता, क्योंकि तुम्हारे बारे में पोशाली ने मुझे सब कुछ बता दिया है और इसने मुझे ये इसलिए बताया है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अच्छा हुआ तुम बाथरूम में आ गए, वरना मुझे तुमसे बात करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ता। सुनो, अलीपुर रोड जहाँ शुमाल की जानिब ख़त्म हो जाती है, वहाँ तिमारपुर की नीम बंगाली बस्ती है। जमुना दरिया वहाँ करीब से गुजरता है। तिमारपुर बस्ती के पहले चौराहे के सामने एक ऊंचे टिब्बे पर एक क्षति हुई बावली है। इस बावली की दूसरी तरफ डहलान में कीकर का एक घना दरख्त है। मैं आज रात पूरे 1 बजे इस दरख्त के नीचे तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम वहाँ ज़रूर पहुँच जाना, पोशाली वहीं पर है। मुझे माइक्रोफिल्म के बारे में तुमसे चंद ज़रूरी बातें करनी है। ये कहकर वो नौजवान तौलिए से हाथ पहुँचते हुए बाहर निकल गया। वो मुझे हक्का बक्का छोड़ गया था। 1 मिनट तक मैं समझ न सका कि यह आनन फानन कैसा वाक़या हो गया है। मैंने जल्दी से अपने आप को समेटा और बाथरूम से बाहर निकला। वो अब अपनी मेज़ पर नहीं था। सुजाता पर्स में से वेंटी केस का आईना सामने रखे अपने होंठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। क्या बात थी, तुमने बहुत देर कर दी किशन? मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, बस आंख में कुछ पड़ गया था और मैं एक आंख को यूं ही हाथ से मलते हुए इसके पास बैठ गया। अब मैं बिल्कुल गैर हाजिर था। मैंने बिल मंगवा कर अदा किया और सुजाता को साथ लेकर इसके मकान की तरफ चल पड़ा। इसे छोड़कर अपने बंगले में आकर बेडरूम में आ गया और पलंग पर बैठकर सोचने लगा कि यह आदमी कौन था, इसे पोशाली कहाँ मिली थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन मैंने रात के 1 बजे जमुना किनारे जाने का फैसला कर लिया। एक बात की मुझे तसल्ली हो गई थी कि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस का चक्कर नहीं है, वरना मैं अब तक गिरफ्तार हो चुका होता। मैंने सोचना शुरू कर दिया कि रात के 1 बजे मैं बंगले से कैसे निकलूंगा, क्योंकि यकीनी अमर था कि मेरी निगरानी पर कोई ना कोई सुराग रसा मेरे बंगले के आसपास मौजूद है और इसने मुझे आधी रात को घर से निकल कर जाते देखा तो ज़रूर मेरा पीछा करेगा। काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद जब मुझे कोई अनोखी तरकीब समझ में न आई तो आखिर मैंने यही फैसला किया कि मैं बंगले से फिल्म देखने के बहाने सिनेमा हाउस का रुख करूंगा और रात 12 बजे जब फिल्म ख़त्म होने में थोड़ी देर रह जाएगी तो सिनेमा हाउस के अकबी रास्ते से निकलकर किसी टैक्सी में तिमारपुर की तरफ रवाना हो जाऊंगा। वैसे सिर्फ एक ही सिनेमा हाउस को मैं जानता था जहां मैं पोशाली के साथ 2 बार जा चुका था। इस सिनेमा हाउस का अकबी दरवाज़ा एक टॉयलेट से बाहर निकलता था। गाड़ी सारी रात पार्किंग लॉट पर ही खड़ी रहेगी। मैं इसे दूसरे रोज़ उठा लूँगा और अगर किसी ने गाड़ी के बारे में सवाल किया तो इसे ये कह दूंगा कि गाड़ी सिनेमा हाउस पहुँचकर ख़राब हो गई थी। 99% यही उम्मीद थी कि मेरे पीछे लगा हुआ खुफिया एजेंट फिल्म ख़त्म होने तक सिनेमा हाउस के बाहर ही मेरा इंतज़ार करेगा। जब मैं सिनेमा हाउस से शो ख़त्म होने के बाद ना निकला तो वो मायूस होकर वापस चला जाएगा। अगर इससे मुझे आधी रात के बाद किसी टैक्सी पर वापस अपने बंगले पर आते देख भी लिया तो जहन्नम में जाए। कम से कम इसे ये तो इल्म ना हो सकेगा कि मैं तिमारपुर पोशाली से मिलने गया था और वहाँ मुझे एक पुरस्रार शख्स ने बुलाया था। इस फैसले के साथ ही मैंने सिनेमा जाने की तैयारी शुरू कर दी। सिनेमा हाउस के रास्ते में मैंने सड़कों पर कई बार गाड़ी के शीशे में से पीछे देखा। पीछे भी गाड़ियां चली आ रही थी। मैं अंदाज़ा न लगा सका कि कोई मेरे पीछे लगा हुआ है। सिनेमा हाउस पहुंचकर मैंने गाड़ी पार्किंग की जगह खड़ी करके टोकन ले लिया और टिकट खरीद कर गैलरी में आ बैठा। मार धाड़ की कोई अमरीकी फिल्म थी जिसकी वजह से वहाँ काफ़ी रश था। मैं गैलरी के इस दरवाजे के करीब वाली सीट पर बैठा जहाँ से नीचे सीढ़ियाँ उतरकर टॉयलेट को रास्ता जाता था। फिल्म शुरू हो गई। इंटरवल में मैं सीढ़ियाँ उतर कर टॉयलेट में आ गया। इस टॉयलेट के बिल्कुल साथ वाला दरवाज़ा खुला था, इससे मुझे बाहर निकलना था। इस दरवाजे से 2nd और 3rd क्लास वाले आते थे। इंटरवल के बाद फिल्म शुरू हो गई। फिल्म से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद मैं देख लेता था। जब ठीक रात के 11:15 बजे और फिल्म ख़त्म होने के करीबन 10-15 मिनट रह गए तो मैंने जैकेट के बटन बंद किए, आहिस्ता से उठा और सर झुकाए नीम अंधेरे में तेज़ी के साथ दरवाजे में से निकलकर कॉरिडोर में आ गया। वहाँ कोई नहीं था। हॉल के अंदर से घोड़ों के दौड़ने और तेज़ म्यूज़िक की आवाज़ आ रही थी। मैं टॉयलेट से निकलकर दरवाजे के पास आया, इसका पट खोला और बाहर खुली फिजा में निकल गया। अकबी सड़क मैंने भाग कर पार की और कोठियों की अकबी गली में से गुजरता हुआ दूसरी तरफ वाली बड़ी सड़क पर आ गया। अब मुझे किसी सवारी की अशद ज़रूरत थी, मगर मैं रुकना नहीं चाहता था। रात के 12 बजने वाले थे। सड़क खाली खाली थी। कोठियों में कहीं कहीं रोशनी हो रही थी। एक गाड़ी तेज़ी से मेरे पास से गुजर गई। फिर मुझे एक मोटर रिक्शे की आवाज़ सुनाई दी। मैं फुटपाथ पर एक तरफ होकर खड़ा हो गया। रिक्शा तेज़ी से मेरे करीब से निकला तो मैंने इसे आवाज़ दी। रिक्शा ड्राइवर ने थोड़ी दूर जाकर रिक्शा रोक दिया। रिक्शा खाली था। मैं लपक कर रिक्शे में बैठ गया और इसे कश्मीरी गेट चलने को कहा। कश्मीरी गेट वहाँ से काफ़ी दूर था। 20 मिनट बाद कश्मीरी गेट के सिनेमा हाउस के करीब मैंने रिक्शा छोड़ दिया। शो ख़त्म होने वाला था। एक तरफ बहुत सी टैक्सियाँ, मोटर रिक्शे और टांगे वगैरह खड़े थे। मैं खाली रिक्शे में घुस गया और इसे लखनऊ रोड चलने को कहा।
मैं तिमारपुर का नाम नहीं लेना चाहता था। लखनऊ रोड तिमारपुर में था। रक्षा कश्मीरी गेट से निकलकर अलीपुर रोड पर दौड़ने लगा। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब कुचिया गार्डन का पुराना मेहराबी दरवाज़ा आया। अलीपुर रोड के दोनों जानिब नीम के ऊंचे ऊंचे दरख्त खड़े थे। रक्षा रोशन सड़क पर भागा जा रहा था। दाएं जानिब ही मैडन होटल आकर गुजर गया। इसके बाएं तरफ दिल्ली की वो पुरानी इमारत थी जहां गली में ऑल इंडिया रेडियो का पुराना स्टेशन हुआ करता था। इसके आगे दाएं तरफ ओल्ड सेक्रेटेरिएट की इमारत भी गुजर गई। फिर दूर छोटे से ऊंचे टीले के पीछे तिमारपुर की बस्ती की रोशनियां नजर आने लगी। ये आबादी अब काफ़ी फैल गई थी। लखनऊ रोड भी पहले से कुछ आधा हो गई थी। मैंने एक कोठी के पास रक्षा छोड़ दिया और यूं ही आगे चल पड़ा। ये सारा इलाका मेरा देखा भाला था। मैं इसकी एक एक गली और एक एक बाजार से वाकिफ था। मुझे दरिया किनारे वाली छती हुई वीरान बाउली का पता चल गया। दरिया मेरी दाएं जानिब एक ऊंचे बंद के दूसरी तरफ ढलान में बह रहा था। मैं लखनऊ रोड के ऊपर से होता हुआ तिमारपुर के पहले चौराहे को अबूर करके छती हुई बाउली के पास आकर रुक गया। रात के अंधेरे में दरिया का चौड़ा पहाड़ धुंधला नजर आ रहा था। इस अंधेरे में मैंने बाउली के पास वाले कीकर के दरख्त को पहचान लिया और इसके नीचे एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। मैंने घड़ी देखी, 1 बजने में अभी 20 मिनट बाकी थी। इंतजार के वक्त बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। ठंड भी हो गई थी। मैंने हाथ जैकेट की जेबों में दे लिए और 1 बजने का इंतजार करने लगा। आखिर 1 बज ही गया। अब मैं आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देख रहा था। फिर मुझे एक साया बंद की झाड़ियों में से अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं उठकर खड़ा हो गया। गैर शऊरी तौर पर मेरा हाथ पतलून की जेब में चला गया जिसमें चाकू था। करीब आने पर मैंने इंसानी साय को पहचान लिया। ये वही नौजवान था जो मुझे रेस्टोरेंट में मिला था। इसने मुझे गौर से देखा। शायद वो मुझे पहचानना चाहता था। जब इसने मुझे पहचान लिया तो बोला, मुझसे 10 कदम का फासला रखकर मेरे पीछे पीछे चले आओ। इसके साथ ही वो मुड़ा और बंद की चढ़ाई चढ़ने लगे। मैं भी इसके पीछे चल पड़ा। बंद की दूसरी तरफ आने के बाद इस नौजवान ने तिमारपुर की बस्ती में दाखिल होने वाली छोटी सड़क छोड़कर बंद के साथ साथ चलना शुरू कर दिया। फिर वो एक ऐसी जगह पर आ गया जहां आकर तिमारपुर की आबादी तकरीबन ख़त्म हो जाती थी। इसके बाद एक छोटा सा तालाब था। यहाँ कुछ दरख्त इधर उधर उगे हुए थे। एक दरख्त के नीचे वो रुक गया। वो सामने एक पुराना गैराज था। पोशाली इसके अंदर है। ये गैराज मेरे एक रक्षा ड्राइवर दोस्त का है। वो भी मेरी तरह मुसलमान है मगर इस वक्त यहाँ नहीं है। पहले मैं गैराज में जाऊँगा, मेरे बाद तुम गैराज में आ जाना। इससे पहले कि मैं इससे सवाल करता, वो तेज़ी से दरख्तों में से होता हुआ गैराज की तरफ चल दिया। फिर मैंने इसे गैराज के पास अंधेरे में पहुंचकर गायब होते देखा तो आहिस्ता से अपने कदम आगे बढ़ा दिए। गैराज के बाहर सहन में एक तरफ पुराने रक्षे का ढांचा पड़ा था। गैराज की हालत शिकस्ता थी। इसकी ढलानी छत एक तरफ को झुकी हुई थी। कोई रोशनदान भी मुझे नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ खामोशी और अंधेरा छाया था। कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मैंने दरवाजे के एक पट को जरा से अंदर धकेला तो मुझे मोमबत्ती की धीमी सी रोशनी नजर आई। अंदर आ जाओ, ये पोशाली की आवाज़ थी। वो चारपाई से उठकर बेइख्तियार मेरी तरफ बढ़ी। मुझसे मिलते ही इसकी आंखों में आंसू आ गए। अजनबी नौजवान चारपाई के पास ही लकड़ी के खोखे पर बैठा था। वो जल्दी से उठा और बोला, मैं बाहर जाकर जरा तसल्ली कर लूँ। पोशाली बहन, इतनी देर में तुम अपने साथी को वो सारी बात समझा दो जो मेरी और तुम्हारे दरमियान हुई है। वो गैराज से बाहर निकल गया। पोशाली ने मुझे अपने करीब बिठा लिया और सारे वाक़यात तफसील से सुना डाले। जब मुझे यकीन हुआ कि ये नौजवान असल में भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस में कैप्टन है और मुसलमान होने और पाकिस्तान से मोहब्बत करने के नाते हमारे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले चुका है तो इस पर शक करने की कोई गुंजाइश बाकी न रही। थोड़ी देर बाद कैप्टन अंदर आ गया। इसने आते ही दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया और खोखे पर बैठ गया। तुम्हारे और मेरे दरमियान अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के किले पाकिस्तान का रिश्ता है जो कभी नहीं टूट सकता। इसने धीमी आवाज़ में मुझे मुखातिब किया। हम यहाँ के मुसलमान पाकिस्तान से किस कदर मोहब्बत करते हैं तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैंने तुम दोनों की मदद का फैसला कर लिया है और इसकी वजह सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाकिस्तान के मुसलमानों से मेरे भाई खलील और मेरे एक मुसलमान फ़ौजी साथी की मोहब्बत है। इसके एवज़ मैं पोशाली की तरह तुमसे भी एक वादा लेना चाहता हूँ कि अल्लाह ना करे कि तुम पकड़े जाओ तो किसी हालत में भी मेरा नाम मत लेना, क्योंकि वो लोग तुम्हें तो ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे मगर ना सिर्फ मुझे और मेरी बीवी बच्चों को बेदर्दी से हलाक कर दिया जाएगा बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान और नस्ल को दर दर की भीख मांगने पर मजबूर कर दिया जाएगा। मैंने इसके हाथों को चूमा और जज्बात से लबरेज़ आवाज़ में कहा, एक बार तो क्या अगर भारतीय 1000 बार भी मुझे कत्ल कर दें तो भी मैं तुम्हारा नाम कभी ज़ुबान पर नहीं लाऊंगा। अगर मैं पकड़े जाने की सूरत में पुलिस को तुम्हारा नाम बता दिया तो मैं मरने के बाद अल्लाह के हुजूर क्या मुँह लेकर जाऊँगा। इसने बेख्तियार मुझे सीने से लगा लिया। पोशाली बहन की तरह अब मुझे तुम पर भी यकीन हो गया है। मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि शाकिया प्लान माइक्रो फिल्म कहाँ पर रखी हुई है और वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें क्या रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। वो मेरी और पोशाली के सामने खोखे पर बैठ गया और गहरी सांस लेकर कहने लगा, भारतीय हुकूमत को चूँकि इल्म हो गया है कि गैर मुल्की एजेंट शाकिया प्लान की माइक्रो फिल्म के पीछे लगे हैं, इसलिए वो इसकी हर मुमकिन हिफाजत कर रही है। मैं सूरत हाल की नज़ाकत से भी पूरी तरह वाकिफ़ हूँ और यही वजह है कि मैं पाकिस्तान के मुसलमान भाइयों को काफिरों की लाई हुई तबाही से बचाना चाहता हूँ।
पोशाली ने पूछा, क्या माइक्रो फिल्म मुल्क से बाहर किसी जगह पहुंचा दी गई है? कैप्टन ने बाहर कुछ खटका सा महसूस किया, ये किसी के कदमों की छाप थी। कैप्टन कुछ बोलते बोलते रुक गया, इसकी आंखें हम पर लेकिन कान बाहर की खामोशी पर लगे थे। फिर इसने अपनी स्याह चमड़ी की जैकेट में हाथ डालकर पिस्तौल निकाला और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। मैंने मोमबत्ती बुझाकर जेब से चाकू निकाल लिया और उछलकर अधखुले दरवाजे के एक तरफ हमला करने की पोजीशन ले ली। पोशाली भी दीवार के साथ लग गई थी। बाहर एक लम्हे के लिए बिल्कुल सन्नाटा छा गया। फिर हमें दो आदमियों के आहिस्ता आहिस्ता बातें करने की आवाज़ें आई। इसके बाद आवाज़ें गुम हो गई और एक बार फिर रात का सन्नाटा तारी हो गया। कोई दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैं हमले के लिए तैयार हो गया। खुले चाकू पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। बाहर से हमारे साथी मुसलमान इंडियन कैप्टन की धीमी आवाज़ आई। अपना आदमी था, वो अंदर आ गया। इसने आते ही बताया कि इसका राजदार जानिसार साथी खलील था, जो इसे खबरदार करने आया था कि ये गैराज महफूज नहीं है और हमें जितनी जल्दी हो यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने चाकू बंद करके जेब में रखा और पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए। पोशाली ने भी यही सवाल किया। कैप्टन ने आहिस्ता से कहा, यहाँ से कुछ फासले पर दरिया के दूसरे किनारे एक वीरान खंडर है जो कनीज की बारादरी के नाम से मशहूर है। ये बारादरी दरिया बुर्द हो रही है, इसलिए इधर कोई नहीं जाता। वहाँ एक खुफिया तहखाना है, मैं तुम्हें कल रात वहाँ मिलूंगा। फिर इसने मेरे कांधे पर हाथ रखकर कहा, मेरे जांबाज दोस्त, पोशाली के साथ तुम्हारा भी इस वक्त वहाँ जाना ज़रूरी है ताकि तुम वो जगह देख सको और कल रात अज खुद वहाँ पहुँच जाओ। अब मैं जाता हूँ, तुम मेरे जाने के 10 मिनट बाद बाहर निकलना। खलील तालाब के किनारे दरख्तों में तुम्हें खुद आन मिलेगा। पोशाली इसको जानती है। मैं कल रात 12 बजे आऊँगा। फिर तुम्हें बताऊँगा कि शांकिया प्लान की माइक्रो फिल्म कहाँ है और इसे हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। कैप्टन बाहर निकल गया। मैं और पोशाली के राज के अंधेरे में खामोश खड़े रहे। 10 मिनट बाद हम भी बाहर आ गए। अंधेरी रात में दूर तिमारपुर बस्ती के बाज़ फ्लैट्स की रोशनियां झिलमिला रही थी। हम एक दूसरे के आगे पीछे चलते तालाब के किनारे वाले दरख्तों में आए तो वहाँ खलील एक दरख्त के पीछे से निकलकर हमारे सामने आ गया। इसने अपना मुंह सरगर्म चादर में लपेट रखा था। पोशाली ने इसे पहचानते हुए मुझसे तारुफ करवाया। खलील ने हमें रक्शे में बैठने को कहा, जो ज़रा देर बाद बंद के साथ साथ मशीक की तरफ रवाना हो गया। काफ़ी देर चलने के बाद रक्शा एक तरफ रुक गया। खलील इंजन बंद करके उतरा है। मेरे पीछे पीछे आओ, इधर उधर मत होना, यहाँ आगे ज़मीन दलदली है। अंधेरे में हमें आसपास ऊंचे दरख्त और इनके दरमियान सितारों की रोशनी में धुंधला धुंधला दरिया नजर आ रहा था। जहाँ से हम गुजर रहे थे वो ऊंची घास का नाहमवार रास्ता था। ये रास्ता आगे जाकर ऊंचे टिब्बों में तंग हो गया। टिब्बे ख़त्म हुए तो हमें आसपास कीचड़ सा चमकता नजर आ गया। खलील आगे आगे बड़ी एहतियात से चल रहा था। इसने सरगोशी में बताया कि ये दलदल है, इतनी गहरी तो नहीं है, लेकिन अगर इंसान इसमें गिर जाए तो अपने आप बाहर नहीं निकल सकता। सामने एक खंडर की छतरी नुमा बुर्जी दिखाई दी जो अंधेरे में एक तरफ झुकी हुई थी। इसके इर्द गिर्द खस्ता नानक शाही ईंटों का फर्श बना हुआ था, जिसकी ढलान एक तरफ दलदल में जाती थी। यही कनीज की बारादरी का खंडर था जो एक गोल चबूतरे पर खड़ा था। खलील नीम अंधेरे में रास्ता टटोलता हुआ खंडर के एकम में आ गया। यहाँ एक जगह बहुत सी झाड़ियाँ थी। वो झाड़ियों को एक तरफ हटाते हुए बोला, मेरे साथ आ जाओ, तहखाना इसके अंदर है। झाड़ियों के अंदर कनीज की बारादरी के गोल चबूतरे की दीवार आ गई। इस दीवार में एक जगह ज़मीन से 2 फीट ऊंचा बड़ा सा शगाफ बना हुआ था। इस शगाफ में इतना अंधेरा था कि हमें एक दूसरे का चेहरा भी नजर नहीं आ रहा था। यहाँ सेल और नमी थी। खलील ने जेब से मोमबत्ती निकाल कर रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में हमें एक गोल सुरंगकार रास्ता दिखाई दिया। चंद कदम चलने के बाद खलील बाएं जानिब घूम गया। यहाँ पहली बार ठंडी हवा का झोंका है। इस जानिब एक मेहराबी दरवाज़ा था जिसके पट गायब। इसके अंदर एक चौकोर तहखाना बना हुआ था। यहाँ ज़मीन पर दीवार के साथ भारी पायों वाला एक दरख्त बिछा था। खलील ने मोमबत्ती एक तरफ दीवार के पुराने ताक में लगा दी और चादर उतारते हुए बोला, मैं यहाँ कल ज़रूरत की कुछ चीज़ें ला दूंगा। पोशाली बहन, तुम किसी तरह आज की रात यहाँ गुजार लो। इसने तख्त को साफ करके अपनी चादर ऊपर बिछा दी। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, मुझे शाहजी ने कहा था कि तुम्हें मोती नगर छोड़ना है। मैंने इस बात में सर हिला दिया और पोशाली से कहा, मैं कल रात आ जाऊँगा, तुम फिक्र मत करना। पोशाली एक बहादुर लड़की थी। वो इससे भी ज़्यादा दलदली तहखानों में ज़िंदगी की अजियतनाक रातें बसर कर चुकी थी। मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तुम मेरी फिक्र न करना मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखना। अगर तुम्हें यहाँ आते हुए किसी ने देख लिया तो हमारा सारा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। खलील माजरत खाना अंदाज में बोला, शाहजी ने मुझे आपको रात के वक्त यहाँ लाने से मना किया है, वरना मैं आपको मोती नगर आकर ले आता। कैप्टन बेहद एहतियात से काम ले रहा था, इसीलिए इसने खलील को मना किया था कि वो मुझे अगली रात मोती नगर से न उठाए और मुझे ताकीद की थी कि मैं अज खुद कनीज़ के खंडर में पहुँचूँ। तहखाने में ठंड थी, चुनाचा मैंने अपने चमड़े की जैकेट पोशाली को पहना दी और इसे अल्लाह हाफिज़ कहकर खलील के साथ तहखाने से बाहर निकल आए। मैंने एहतियात के तौर पर चाकू भी इसे दे दिया था। मैं वापस सिनेमा हाउस जाकर अपनी गाड़ी वहाँ से नहीं लेना चाहता था।
क्योंकि रात काफ़ी गुजर चुकी थी, चुनाचा खलील मुझे रक्शे में लेकर मोती नगर के इलाके में दाखिल हुआ तो मैं वहाँ इनसे जुदा हो गया और अकेला ही मोती नगर के बंगला नुमा क्वार्टरों की दरमियानी छोटी सड़कों पर से गुजरता हुआ अपने बंगले के गेट पर आ गया। चौकीदार वहाँ पहले से ही मौजूद था। मैंने इस ख्याल से कि शायद कोई खुफिया एजेंट सुन रहा हो, इसे कदरे बुलंद आवाज़ में कहा, पार्टी में देर हो गई और गाड़ी भी ख़राब हो गई थी, टैक्सी भी न मिली, इसलिए पैदल ही आना पड़ा। चौकीदार खामोश रहा था। बेडरूम में जाते ही मैंने कपड़े बदले और बिस्तर पर पड़ गया। थोड़ी देर बाद मैं गहरी नींद सो रहा था। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।